श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण करते हुए सुप्रभातम के एक और नए अंक में ज्ञान, विज्ञान और उससे भी अधिक स्वसंज्ञान से जुड़े प्रभागों को करेंगे प्रस्तुत। कार्यक्रम के आरंभ में आप सभी को नमस्कार और अभिवादन। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। समय है प्रभात का और सुप्रभातम में ज्ञान की प्रभा को सबसे पहले हम बिखेरते हैं भारतीय काल गणना की विशेषताओं को, जहां आप जान लेते हैं आज की तिथिवार व नक्षत्र के विन्यास के बारे में आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विभिन्न विषयों की महत्ता को बताने वाले अनेक सुभाषित हमें संस्कृत वाङ्मय में मिलते हैं। आइए देखते हैं उन्हीं में से नारी महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला एक सुभाषित और जान लेते हैं इसके भाव को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। जहाँ नारियों को समुचित सम्मान मिलता है वहाँ सुख समृद्धि का निवास होता है। जहाँ इनका आदर नहीं होता है अथवा इनका अपमान होता है वहाँ सारे धर्म कर्म निष्फल ही होते हैं। Where women are respected, prosperity blossoms, and where women are disrespected, all actions, no matter how noble, remain unfulfilled. भारत की अद्भुत विकास यात्रा, यहाँ की महान विरासत, समृद्ध परंपरा और अद्भुत विचारकों के परिश्रम का परिणाम है, जो सदियों पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित परंपरा के महान विचारक, समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में देखिए लता वशिष्ठ की यह रिपोर्ट। ये धरती, इसकी सभ्यता, इसकी वैदिक परंपरा, ये युगों युगों से अमर है। जब समाज के गिरते आदर्शों और नैतिकता के पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। महर्षि दयानंद का जन्म पराधीन भारत के गुजरात प्रांत में हुआ था। वैदिक विचारधारा के महान प्रचारक महर्षि दयानंद का महत्वपूर्ण उद्घोष था, वेदों की ओर लौटो। इस उद्घोष के माध्यम से महर्षि दयानंद ने राष्ट्र की चेतना को पुनः जागृत कर समाज में फैले ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का खंडन किया। ऋषि दयानंद ने
सबसे बड़ा मंत्र दिया था, और उनका मंत्र क्या था? स्वदेशी, स्वभाषा, वेद, स्व साहित्य, स्व संस्कृति और स्वाभिमान। समाज और राष्ट्र का निर्माण शिक्षा से ही संभव है। इसलिए स्वामी दयानंद ने अशिक्षा के विरुद्ध अभियान चलाया और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से सत्य को सिद्ध किया। व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की उन्नति में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए महर्षि दयानंद ने नारी शिक्षा को भी अनिवार्य बताया और महिला विद्यालयों की स्थापना कर लड़कियों को शिक्षा देने का व्यापक अभियान शुरू करवाया। 19वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि उस समय समाज में स्त्रियों की कैसी दुर्दशा थी। महर्षि का हृदय वेदना से चित्कार कर उठा और उन्होंने नारी जाति के लिए परिवार में, समाज में और राष्ट्र में सहभागिता का जो संदेश दिया वो सर्वथा अतुलनीय है। समाज में फैली कुरीतियों को नष्ट कर मानव कल्याण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की और 10 अनिवार्य नियमों के साथ आर्य समाज की भी स्थापना की। आर्य समाज से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय, हुतात्मा राम प्रसाद बिस्मिल आदि अनेक क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी हुए हैं जिन्होंने धर्म जागरण के माध्यम से इतिहास के प्रवाह को एक नई दिशा दी। आर्य समाज के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य देश की गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना भी है। गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से ही भारत एक समय ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था। महर्षि दयानंद के वैदिक आदर्शों को लेकर चलने वाले आर्य समाज ने गुरुकुल परंपरा का संरक्षण संवर्धन किया। समय के साथ गुरुकुलों को परिष्कृत करने के साथ ही वर्तमान समय में भी ये संस्था शिक्षा को मूल्यों और चरित्र निर्माण से जोड़ रही है। हमारे वेदों का वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उसे श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर के जाएं। स्वामी दयानंद जी ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया। आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती के वैदिक आदर्श पिछले अनेक वर्षों से आर्य समाज के रूप में समाज का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और वैदिक पहचान से जुड़े आर्य समाज की स्थापना और सेवा के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दयानंद सरस्वती के महान विचारों को नमन करने के लिए नई दिल्ली में भव्य अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से आए आर्य समाज के प्रतिनिधि, विद्वान, गुरुकुल और आर्य व्रतियों ने भाग लिया। इस महासम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी की भावना जागृत की गई और महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक विचारों द्वारा मानवता तथा राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए समान मन से संकल्प लिया गया। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में। यह आप जानते ही हैं कि हम दिवस विशेष से संबद्ध विवरण या रिपोर्ट आपको सुप्रभातम कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते रहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए इसे मनाया जाता है। मानव जीवन में ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसी विपरीत अवस्थाओं एवं अभावों में व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। दिव्यांगजन, जिन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में करोड़ों दिव्यांगजन अपनी क्षमता, इच्छा शक्ति और अपने सपनों के साथ जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए सबसे आवश्यक है स्वास्थ्य, सुलभता और स्वावलंबन का मजबूत आधार। दिव्यांगजन के लिए स्वास्थ्य केवल रोग से दूर रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने की भी आवश्यकता होती है। दिव्यांगजन से जुड़े मुद्दों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इसका महत्व बहुत है क्योंकि इस दिन हम दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में, उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में और भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने वाले, प्रेरित किए जाने वाले, रिकॉग्नाइज किए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जो इस वर्ष का थीम है वो इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर आधारित है, यानी हर समाज में दिव्यांगजनों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक दिन दिव्यांगजनों को अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जैसे चलने फिरने में कठिनाई, सुनने या बोलने में समस्या हो सकती है। इन सभी की आवश्यकताएं अलग हैं और उनके अनुसार उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इनकी जरूरतें भले ही अलग हों, पर इनके जीवन में अनगिनत मुश्किलों और समस्याओं के बाद भी इनका साहस किसी से कम नहीं। कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो सकता है। किसी दुर्घटना, चोट या रोग के कारण जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जन्मजात विकृति, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से भी व्यक्ति को गंभीर अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व सुगम्य भारत अभियान चालू किया था, जिसको अंग्रेजी में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 पिलर्स हैं, यानी स्तंभ हैं। एक तो है बिल्ट अप एनवायरनमेंट, यानी जो बिल्डिंगें, इमारतें हैं और जहां दिव्यांगजन को अपनी सुविधाएं हासिल करने के लिए जाना होता है। इसमें बैंक भी हो सकते हैं, सरकारी कार्यालय वाले दफ्तर हो सकते हैं, मंत्रालय हो सकते हैं, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हैं। बच्चों के हिसाब से देखें तो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए हर प्रकार के दिव्यांगजन की ज़रूरत को ध्यान में रख के। दूसरा इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो एक्सेसिबल होना चाहिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट पिलर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिव्यांगजन के लिए घर से बाहर निकलना और रोजमर्रा के कार्य को करना उतना सरल नहीं होता। साथ ही कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी उन्हें घेर लेती हैं, जिनसे उन्हें जूझना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि उन्हें सही और उचित सुविधाएं मिले, जिनसे जटिलताओं की संभावना को कम किया जा सके। दिव्यांगजनों को नियमित रूप से मेडिकल चेकअप,
फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाए तो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। आजकल की आधुनिक तकनीकों से कई सारी समस्याओं को कम करना संभव हो गया है। कृत्रिम अंग, स्मार्ट व्हीलचेयर, ब्रेल डिस्प्ले, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, AI आधारित सुनने की सहायता उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस का प्रयोग, इनसे दिव्यांगजनों को काफी सहायता मिलती है। बहुत एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी भी आ गई है और इससे बहुत सारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव हुआ है। इसमें दृष्टि बाधित व्यक्ति जो हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों में भी आजकल दृष्टिबाधित व्यक्ति स्मार्ट केन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा उनको आने वाले स्पेस में कोई बाधा है या नहीं है उसका पता चल जाता है। सामने आने वाली बस का नंबर और रूट नंबर भी पहचान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में सुविधा हुई है। इसमें निरंतर प्रयास किया जा रहा है, रिफाइनमेंट्स हो रही है, रिसर्च हो रही है और ना सिर्फ डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट हो रही है बाकी इसके प्रसार से उसकी कीमत में भी कमी लाई जा रही है। मैं अपील करना चाहूँगा हर भारतवासी से कि वो अपने मन में ये बैरियर ना बनाएं कि दिव्यांग व्यक्ति जो है वो अक्षम है। ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य करके दिखा चुका है। ज़रूरत है उसको थोड़ा सा और प्रोत्साहित करने की। चिकित्सा व्यवस्था और पुनर्स्थापन विभाग के सहयोग से दिव्यांगों की सहायता कर उनमें सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। जीवन के समय के बदलते चक्र का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि समस्याओं का सामना साहस से किया जाए और अपना आत्मविश्वास कम न होने दें। उचित सुविधाएं और प्रोत्साहन से दिव्यांगजनों के जीवन को काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो स्वास्थ्य मंत्र के क्रम में ही अब सुप्रभातम कार्यक्रम में योग प्रभाग का समय हो चला है। यह तो सर्वविदित है एवं प्रमाणित भी है कि योगासनों का अभ्यास कर लेते हैं। हमारा आज का विषय है काइफोसिस। ये हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित वो स्थिति है जिसमें हमारी पीठ आगे की ओर झुक जाती है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए हम 2 आसनों का अभ्यास आज आपके सामने करेंगे, जिनमें से पहला अभ्यास है पर्यंक आसन। इसके लिए आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और आराम से अपने घुटनों पर खड़े होते हुए दोनों काफ मसल्स को, पिंडलियों को बाहर की ओर धकेलना है और धीरे धीरे सहजता के साथ पैर के पंजों को बाहर की ओर खिसकाएं, जिससे कि आपके कूल्हे की मसल्स जो हैं वो जमीन पर आ जाएं। दोनों कूल्हे, आपके बटक्स जमीन पर, पैर के पंजे बाहर की ओर, काफ मसल्स, आपकी पिंडलियां बाहर की ओर। हाथों को सहजता से थाइस पर रखना है। चाहे तो आप अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं। कुछ सेकंड्स यहाँ पर सहजता से शांति के साथ रुकें, अपने सांसों पर ध्यान लगाएं और फिर धीरे से वापस आएंगे। इस आसन को करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि हमारे घुटने में अधिक तनाव ना हो और एंकल्स यानी टखनों की हड्डियों में भी बहुत अधिक दबाव ना पड़े। आज के विषय में हमारा दूसरा आसन रहेगा भुजंग आसन। पेट के बल लेटना है, हथेलियां कंधों के पास, नाक को या माथे को जमीन पर रखना है। पीछे पैर के पंजे पीछे की ओर खींचे हुए, पैर पास पास। इनहेल करते हुए सामने देखेंगे और अपने कंधों को पीछे घुमाते हुए धीरे धीरे अपने हाथ के सपोर्ट से कंधों को पीछे की ओर पुश करना है। यहाँ ध्यान रखें, अपने हाथों को हम थोड़ा सा मोड़ कर रखेंगे, कोहनियों को मोड़ कर रखेंगे, नजरें सामने हैं। धीरे धीरे ऊपर देखने का अभ्यास बगैर अपने गर्दन को तनाव दिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी पीठ में रिवर्स आर्च मतलब पीछे की ओर घुमाव आ रहा है। काइफोसिस के विषय में आइए जानते हैं और अधिक जानकारी हमारी गुरु माँ हंसा जी से। नमस्कार। हमारे स्पाइन जब आगे की तरफ झुक जाती है, काइफोसिस जैसा हो जाता है, तब उसके लिए हमें चाहिए कि हम जब काम करते हैं तब हमारे आई लेवल पर चीज़ों को रखकर काम करें, नीचे झुकना ना पड़े। और इसीलिए वो टेबल, चेयर, मॉनिटर इस तरह अरेंज करो कि वो आँख के लेवल पर हो। इवन थोड़ा थोड़ा ऊपर देख लेना, इसकी आदत डालिए।
हर थोड़ी देर में छत पर थोड़ा देख लेना, शरीर को जरा आगे की तरफ ले जाना, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी रहेगी, जिससे हम बार बार स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में सक्षम हो सकें। कोशिश ये की जाए कि हम एक ही पोजीशन में लंबे समय ना बैठें। जब भी हम बैठते हैं सीधा बैठने का प्रयत्न करें, हाथों को पीछे की तरफ पकड़ के रखें और शरीर को ऊपर की तरफ ले जाए। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ता है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि ओल्ड लोग काफ़ी झुक जाते हैं, कभी कभी तो 90 डिग्री के एंगल तक झुक जाते हैं। तो ये हो नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ न कुछ करते रहें शरीर को ठीक रखने के लिए, तो शरीर ठीक रहेगा। बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ा सा मालिश करना भी, पीठ को, मसल्स को रिलैक्स करना भी अच्छा रहेगा। अच्छी नींद लेना वो भी बहुत ज़रूरी है, सही तकिए के साथ में। बस कोशिश करते रहें। नमस्कार। योग प्रभा के बाद अब समय है संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति का। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए पहले जान लेते हैं ए इस अक्षर से जुड़े कुछ उन शब्दों को जहां हम में से कई अशुद्ध उच्चारण व लेखन कर जाते हैं। एक शब्द है सेना, जिसका प्रयोग सेना इस रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि सेना में स इस अक्षर के बाद ए इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। अतः सेना इस शब्द के उच्चारण में ए इस स्वर वर्ण या अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि ऐ का। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई बार सेना को सेना बोल जाने की प्रवृत्ति हमें वैसा ही लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सेना जैसे शब्दों को शुद्ध रूप में ही पढ़ें और शुद्ध रूप में ही लिखें। एक और शब्द है वेला। हालांकि यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो प्रायः सेना और सेना की तरह व्यवहार नहीं प्राप्त होता, पर आप संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि व का कई बार ब के रूप में उच्चारण करना अशुद्ध होता है। अतः ए अक्षर से जुड़े वेला इस शब्द के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे बेला नहीं बोला जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देव या देवः और देवता, जिसका अर्थ स्पष्ट ही है, पर कभी कभी हमें कई ऐसे प्रयोक्ता मिल जाया करते हैं जो देवः को दैवः और देवता को देवता के रूप में भी अनवधानतावश लिख या बोल जाते हैं। संभवतः ए को ऐ समझने की दुष्प्रवृत्ति से ही ऐसा संभव होता है। ऐसे में अगर देव और देवता इन दो शब्दों को साधारण रूप से ईश्वर के एकत्व और बहुत्व के अर्थों में हम पहले से ही समझ चुके हों, तो दैव और दैवता जैसे शब्दों का देव और देवता शब्दों के स्थान पर उच्चारण हम नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर, जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का। प्रेजते, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस दीप्ति परक अर्थ वाले आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजते, प्रैजते नहीं। ऐसे ही एक और धातु या क्रिया का शब्द है प्रेजति, जिसका अर्थ होता है कांपता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस कंपन परख अर्थ वाले परस्मैपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है
प्रेजति, प्रयजति नहीं। कहने का अर्थ यह कि ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है, पर संस्कृत व्याकरण के ही कुछ अपवाद या विशेष नियमों और उदाहरणों के साथ ही एक कुशल संस्कृत प्रयोक्ता ए और ऐ के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को युगानुरूप कुछ परिवर्तनों और परिवर्धनों की प्रवृत्ति के साथ ही संस्कृत के मूल शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी सत्परामर्श के साथ साम्प्रतं समयः आगतः अस्ति संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनस्य। पुनरपि आयास्यामः एतामेव श्रृङ्खलाम् इतोपि स्पष्टयितुं। तावत् नुमः स्तुमः च सर्वान्। संस्कृत भाषा, स्वास्थ्य एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित विभिन्न वृत्तों को देखते हुए अब समय हो चला है सुप्रभातम के आज के अंक के समापन का। कल पुनः प्रभात की मंगल वेला में 7 बजे हम पुनः लौटेंगे सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ।